हेलो दोस्तों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम अध्याय 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का चौथा भाग समझेंगे और इस भाग में हम पढ़ेंगे प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस, जो मुख्यतः दो प्रकार का होता है, स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस तथा अन्योन्य प्रेरकत्व यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले विषय प्रेरकत्व को। दोस्तों, अपने पिछले वीडियो में हमने एक कुंडली के निकट रखी किसी दूसरी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन के कारण विद्युत धारा प्रेरित होते देखी थी। इसके अतिरिक्त यदि उसी कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन हो तब भी यह विद्युत धारा प्रेरित होती है। और दोस्तों, इन दोनों ही स्थितियों में कुंडली में फ्लक्स धारा के समानुपाती होता है, यानी फाई बी समानुपाती होता है धारा I के। इसके अतिरिक्त दोस्तों, समीप समीप लिपटे N फेरों वाली कुंडली के सभी फेरों से समान चुंबकीय फ्लक्स संबंध होता है। जब कुंडली में फ्लक्स फाई बी परिवर्तित होता है तो प्रत्येक फेर प्रेरित विद्युत वाहक बल में योगदान करता है। अर्थात हम इसे यह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक फेर के बीच में फ्लक्स बंधता यानी फ्लक्स लिंकेज होती है। इस स्थिति में कुल फ्लक्स बराबर होगा N फाई बी के, जहां पर N कुंडली में फेरों की संख्या है, तथा इस स्थिति में कुल फ्लक्स यानी N फाई बी समानुपाती होगा धारा I के। दोस्तों, यहां से आनुपातिकता चिन्ह हटाने के लिए हमें यहाँ पर एक समानुपातिक स्थिरांक रखना होगा। अर्थात यह समीकरण बनेगी N फाई बी बराबर K I, जहां पर दोस्तों समानुपातिक स्थिरांक K को प्रेरकत्व कहते हैं। दोस्तों, प्रेरकत्व का मान कुंडली की ज्यामिति यानी ज्योमेट्री तथा उसके पदार्थ के गुणधर्मों पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त प्रेरक एक अदिश राशि है जिसकी विमाएं होती हैं m l की घात 2, t की घात ऋणात्मक 2 तथा a की घात ऋणात्मक 2, जो कि फ्लक्स की विमाओं तथा धारा की विमाओं के अनुपात द्वारा व्यक्त की जाती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, प्रेरकत्व का SI मात्रक हेनरी होता है तथा इसे H द्वारा व्यक्त किया जाता है। आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले विषय स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस की ओर। दोस्तों, अभी तक हमने अपने पिछले वीडियो में एक परिनालिका में बहने वाली धारा के कारण किसी दूसरी परिनालिका में उत्पन्न होने वाले फ्लक्स के बारे में जाना था, लेकिन किसी एकल वियुक्त कुंडली में धारा परिवर्तित करने पर कुंडली में होने वाले फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और इसी परिघटना को कहा जाता है स्वप्रेरण। इस स्थिति में N फेरों वाली कुंडली में फ्लक्स बंधता कुंडली में बहने वाली धारा के समानुपातिक है तथा इसे व्यक्त कर सकते हैं N फाई बी समानुपाती है I के। यहां से आनुपातिकता चिन्ह हटाने के लिए हमें रखना होगा एक स्थिरांक, अर्थात समीकरण बनेगी N फाई बी बराबर L I। और दोस्तों, यहाँ पर यह समानुपातिक स्थिरांक L कुंडली का स्वप्रेरकत्व यानी सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। इसके अतिरिक्त इसे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक भी कहते हैं। जब धारा परिवर्तित होती है तो कुंडली से संबंध फ्लक्स भी परिवर्तित होता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल को लिखा जाता है E बराबर ऋणात्मक d बटे dt कुल फ्लक्स के, जहां पर कुल फ्लक्स है N फाई बी। और जैसा कि अभी हमने समीकरण में देखा था कि किसी एकल कुंडली के लिए यह होता है L I के बराबर। तो यहां से N फाई बी का मान इस समीकरण में रखें तो E आता है ऋणात्मक L d I बटे dt। दोस्तों, यहां पर यह ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव कुंडली में किसी भी धारा परिवर्तन अर्थात
धारा के बढ़ने या घटने का विरोध करता है। आइए एक लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व की गणना करें, जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a तथा लंबाई l है तथा इसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या n है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में कुल फेरों की संख्या यानी कैपिटल N बराबर होगी NL के। दोस्तों, परिनालिका में प्रवाहित होने वाली धारा I के कारण चुंबकीय क्षेत्र B होगा μ0 NI, अर्थात परिनालिका से संबंध कुल फ्लक्स है N phi B बराबर NL BA। और दोस्तों, इस समीकरण में B का मान μ0 NI रखने पर कुल फ्लक्स N phi B आता है μ0 N⁻² A L I। दोस्तों, यहां से N phi B का मान इस समीकरण में रखने पर L I आता है μ0 N⁻² A L I के बराबर, और यहां से स्वप्रेरकत्व L आएगा μ0 N⁻² A L I बटे I, अर्थात μ0 N⁻² A L। दोस्तों, यदि हम परिनालिका की अंतः धारा को μr आपेक्षिक चुंबकशीलता वाले पदार्थ से भर दें, तो उस स्थिति में स्वप्रेरकत्व L आता है μr μ0 N⁻² A L। दोस्तों, कुंडली का स्वप्रेरकत्व उसकी ज्यामितीय संरचना तथा माध्यम की चुंबकशीलता पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल को विरोधी विद्युत वाहक बल यानी बैक EMF भी कहते हैं, क्योंकि यह पथ में किसी भी धारा परिवर्तन का विरोध करता है। दोस्तों, भौतिक दृष्टि से स्वप्रेरकत्व जड़त्व का कार्य करता है, अतः धारा स्थापित करने के लिए विरोधी विद्युत वाहक बल E के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, और यह किया गया कार्य चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। दोस्तों, किसी परिपथ में किसी क्षण धारा I स्थापित करने के लिए यहाँ पर कार्य की दर होगी dW बटे dt, जो बराबर होगी E गुणा I के। दोस्तों, यदि हम प्रतिरोधक क्षयों को नगण्य मान लें, तब समीकरण हो जाएगी dW बटे dt बराबर L I dI बटे dt, और यहाँ धारा I स्थापित करने में किया गया कुल कार्य है इंटीग्रेशन 0 से W dW बराबर L इंटीग्रेशन 0 से I dI के। अतः हम लिख सकते हैं कि धारा I स्थापित करने में आवश्यक ऊर्जा होगी W बराबर 1/2 L I⁻²। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले विषय अन्योन्य प्रेरकत्व यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस की ओर। दोस्तों, पास में रखी दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में परिवर्तित धारा प्रवाहित करते हैं, तो पास में रखी दूसरी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इस द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और दोस्तों इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर चित्र में दो लंबी समाक्षी यानी कोएक्सियल परिनालिकाएं दर्शाई गई हैं, जिनकी लंबाई L है। अंतः परिनालिका S1 की त्रिज्या R1 तथा उसकी इकाई लंबाई में फेरों की संख्या N1 है, जबकि कैपिटल N1 कुंडली में कुल फेरों की संख्या को दर्शाता है। ठीक इसी प्रकार बाह्य परिनालिका S2 के लिए त्रिज्या है R2 तथा उसकी इकाई लंबाई में फेरों की संख्या है N2, और यहाँ पर कैपिटल N2 कुंडली में कुल फेरों की संख्या दर्शाता है। दोस्तों, यहाँ जब S2 में धारा I2 प्रवाहित करते हैं, तो यह S1 में एक चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करती है। हम इसे यहाँ phi1 से दर्शाते हैं। यहाँ परिनालिका S1 में संगत फ्लक्स बद्धता है N1 phi1 बराबर M12 I2। दोस्तों, यहाँ पर M12 को परिनालिका S1 का परिनालिका S2 के सापेक्ष अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। इसके अतिरिक्त
इसे अन्योन्य प्रेरक गुणांक भी कहा जाता है। आइए दोस्तों, अब इन समाक्षी परिनालिकाओं के लिए हम यहाँ पर M12 की गणना करते हैं। तो दोस्तों, परिनालिका S2 में स्थापित विद्युत धारा I2 द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है μ0N2I2, जबकि कुंडली S1 के साथ परिणामी फ्लक्स बंधता है N1 बराबर N1L B2A1, और यहाँ पर B2 का मान रखने पर आता है पाई μ0N1N2 R1 की घात 2 LI2। और दोस्तों, इससे N1 का मान इस समीकरण में रखें तो यह समीकरण बन जाती है M12I2 बराबर पाई μ0N1N2 R1 की घात 2 LI2, जहां से M12 का मान आता है पाई μ0N1N2 R1 की घात 2 LI2 बटे I2। तो दोस्तों, यहाँ पर I2 से I2 कटने के कारण M12 बचेगा μ0N1N2 पाई R1 की घात 2 L। दोस्तों, हमने यहाँ चुंबकीय क्षेत्र μ0N2I2 को परिनालिका S2 को लंबाई तथा चौड़ाई में सर्वत्र एक समान माना है। आइए अब हम एक विपरीत स्थिति पर विचार करते हैं, अर्थात अब हम परिनालिका S1 से एक विद्युत धारा I1 को प्रवाहित करते हैं तथा परिनालिका S2 से फ्लक्स बंधता हो जाती है N2 बराबर M21I1। और दोस्तों, यहाँ पर M21 को परिनालिका S2 का परिनालिका S1 के सापेक्ष अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। S1 में धारा I1 के कारण फ्लक्स पूरी तरह S1 के अंदर सीमित माना जा सकता है, क्योंकि परिनालिकाएं बहुत लंबी हैं। अतः परिनालिका S2 के साथ फ्लक्स बंधता है N2 बराबर N2LB1A2, और यहाँ पर यदि हम B1 का मान रखें तो N2 आता है पाई μ0N1N2 R2 की घात 2 LI1। अब यहाँ पर इस समीकरण से N2 का मान इस समीकरण में रखने पर समीकरण आती है M21I1 बराबर पाई μ0N1N2 R2 की घात 2 LI1, जहां से M21 का मान आता है पाई μ0N1N2 R2 की घात 2 LI1 बटे I1, जहां से अंश तथा हर से I1 के कटने के पश्चात बचता है M21 बराबर μ0N1N2 पाई R2 की घात 2 L, जबकि M12 का मान था μ0N1N2 पाई R1 की घात 2 L। दोस्तों, इन दोनों ही समीकरण का उपयोग करके हमें प्राप्त होता है M12 बराबर M21, जिसे हम M के बराबर मान लेते हैं। तो दोस्तों, हमने यह समानता दीर्घ लंबाई की समाक्षी परिनालिकाओं के लिए दर्शाई है, और दोस्तों ऐसी परिनालिकाओं के लिए यह संबंध व्यापक रूप से सत्य होता है। यदि अंतः परिनालिका बाह्य परिनालिका से बहुत छोटी होती है तब भी हम फ्लक्स की गणना कर पाते हैं, क्योंकि अंतः परिनालिका बाह्य परिनालिका के कारण प्रभावी ढंग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी होती है। दोस्तों, अभी तक के विषयों की व्याख्या हमने यह मानकर की कि परिनालिकाओं के अंदर वायु उपस्थित है, किंतु यदि इसके स्थान पर μr सापेक्ष चुंबकशीलता का माध्यम मौजूद होगा तो अन्योन्य प्रेरकत्व M का मान होगा μr μ0N1N2 पाई R1 की घात 2 L। तो दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने जाना प्रेरकत्व को, जो कि मुख्यतः दो प्रकार का होता है, स्वप्रेरकत्व तथा अन्योन्य प्रेरकत्व। दोस्तों, अगले वीडियो में हम जानेंगे इस अध्याय का अंतिम विषय
प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को। तब तक के लिए गुड बाय।